क्लास 10th की हिस्ट्री की किताब का, एनसीईआरटी की किताब का ये आखिरी चैप्टर है। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में मैं आपके साथ कवर करूंगा। टाइटल क्या है? 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। यहां पे बात देखिए क्या की जा रही है दोस्तों। शुरू में आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे 2 मैप्स आपको नजर आएंगे। एक मैप आपको ये नजर आ रहा है और दूसरा मैप आपको ये नीचे दोस्तों नजर आ रहा है। क्या बताया जा रहा है इन 2 मैप से? जो ये पहला मैप है, इसमें देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से मूवमेंट दिखा के रखा गया है। तो यहाँ पे आपको मराठास दिख रहे हैं। मराठा का मूवमेंट किस तरीके से दिखाया गया है? तो मराठा हैदराबाद की तरफ भी जा रहे हैं, मराठा आपका ईस्टर्न साइड पे भी जा रहे हैं, इधर यूपी अवध की साइड भी जा रहे हैं, ग्वालियर की साइड भी जा रहे हैं, जयपुर की साइड भी जा रहे हैं। तो ये मराठा जो कि इस रीजन में कंसंट्रेटेड थे, इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। आप देख सकते हैं हैदराबाद इस रीजन में है, बंगाल का राज यहाँ दिख रहा है, अवध का राज आपका यहाँ दिख रहा है। ये जो बाहर की, अच्छा यहाँ पे आपको सिख भी दिख रहे हैं। ये जो आपकी बाहर की आउटर बाउंड्री है जो कि इस ब्लैक ब्लैक रंग की स्ट्रिप से नजर आ रही है दोस्तों, ये क्या है? ये आउटर बाउंड्री थी आपकी मुगल एम्पायर की। ये कह सकते हैं ये बाउंड्री रही मुगल एम्पायर की 1707 तक, जब तक औरंगजेब का राज था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन बहुत तेजी से होगा और बहुत सारे इंडिपेंडेंट राज उभर के आएंगे सामने। उन्हीं इंडिपेंडेंट राज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इनको शेयर कर दें। मैंने बच्चों के अंदर एक टेंडेंसी देखी है कि जो लोअर लेवल की किताबें, जैसे 6ठी और 7वीं की जो हिस्ट्री किताबें हैं, ज्योग्राफी किताबें हैं, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसको ओवर स्मार्टनेस बोलूंगा मैं। ये किताबें भी बहुत जरूरी हैं आपके हिस्ट्री की पर्सपेक्टिव से, तैयारी की पर्सपेक्टिव से। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है। जो चीज मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, वो आगे की मॉडर्न हिस्ट्री समझने में आपकी मदद करेगी। पर चलिए, ये तो आपकी मर्जी पे है कि आप क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते हैं। कुछ लोग 6th और 7th क्लास की हिस्ट्री को इंपॉर्टेंट नहीं समझते, पर उनका है। अब यहाँ पे देखिए बताया क्या जा रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो मुगल एम्पायर था, जो आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करना शुरू हुआ और बहुत सारे इंडिपेंडेंट रीजन उभर के आएंगे 1707 के बाद। 1765 में आप देखोगे कि हमारे देश के ईस्टर्न पार्ट की एक बहुत बड़ी टेरिटरी पे ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया है ईस्टर्न इंडिया में। कौन सी टेरिटरी दिख रही है यहाँ पे? तो ये जो पूरा का पूरा आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना दोस्तों, इस शेडेड पोर्शन में ऑलमोस्ट ब्रिटिश का कब्जा हो गया था। तो ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा टेरिटरीज को ब्रिटिश ने हथिया लिया था अपने अंदर। उसके बाद अगर देखिए बात की जाए तो धीरे धीरे आप देखोगे फ्रेंड्स कि ये पहले तो केवल ये ब्रिटिशर्स का जो अंदर था ना, ये केवल यही शेडेड वाला इलाका था। फिर ये वाला इलाका भी आप बोल सकते हैं नॉर्दर्न सरकार वाला, ये भी ब्रिटिशर्स के अंदर था। तो ये जो 2 इलाके मैंने आपको दिखाए, ये 2 ब्रिटिशर्स के पास थे लगभग 1765-66 के समय पे। 1764 में क्या हुआ दोस्तों? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही तो ये इलाके इनके कंट्रोल में आए थे। तो अभी तक तो ये इलाके हैं। धीरे धीरे देखेंगे कि कंडीशंस कुछ ऐसी बदलेंगी ना दोस्तों, कि ब्रिटिशर्स के अंदर हमारे देश का एक बहुत बड़ा चंक धीरे धीरे जाने लगेगा। उसका बेस कैसे बैठेगा, ये शुरुआत कैसे हुई, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, बहुत ही छोटे टाइम स्पैन में। और जब हिस्ट्री की बात होती है दोस्तों, तो छोटा टाइम स्पैन 30 से 40 साल का टाइम स्पैन को छोटा टाइम स्पैन माना जाता है, क्योंकि हम पुराने समय में हजारों साल की एनालिसिस कर रहे हैं। इसलिए हिस्ट्री में 30 से 40 साल का टाइम एक छोटा स्पैन माना जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। बहुत सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स आने शुरू होंगे। इन पॉलिटिकल ग्रुप्स को ज्यादातर केसेस में वही नोबल्स लीड करेंगे जो कि मुगल नोबिलिटी को बिलोंग करते थे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और 1761 में जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। अहमद शाह अब्दाली नादर शाह की जंग का एक सिपाही था। बाद में वो काबिल बना, राजा बना और उसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किया। वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे जब पहुंचेंगे तब देखेंगे। अब देखते हैं द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड लेटर मुगल्स। हमने देखा पहले कि मुगल एम्पायर कैसे अपनी हाइट ऑफ सक्सेस पे पहुंचा, कैसे ये जो आपका अकबर था उसने इसको एम्पायर को बढ़ाया, उसके बच्चों ने भी बढ़ाया। फिर बाद में आप देखोगे कि औरंगजेब ने कुछ ऐसी चीजें करी जिससे एम्पायर की ताकत चरम पे टूटने लगी। उसकी मिलिट्री ताकत कम होने लगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके खत्म हो गए, क्योंकि वो डेक्कन पे लगातार साउदर्न किंगडम से लड़ रहा था। और जो पहले के मुगल एम्पायर से वो साउदर्न किंगडम से सीधे सीधे नहीं लड़ते थे। बट औरंगजेब ने इस पॉलिसी को बदला और सारे पैसे मुगल ट्रेजरी के खत्म हो गए। फिर आप देखेंगे जैसे औरंगजेब मरेगा, इसके जो सक्सेसर्स हैं अलग अलग जगहों पे वो रिवॉल्ट कर देंगे मुगल सेंट्रलाइज लीडरशिप के अगेंस्ट में। ये जो मनसबदार थे इन मुगल्स के, जिनको जागीर्स दी जाती थी, ये मनसबदार बहुत ताकत हो गए थे दोस्तों। ताकतवर क्यों हो गए थे? देखिए, इन मनसबदार के पास सारी ताकतें थी। इनको मनसबदार बोला जाता था, गवर्नर्स थे, इनको सूबादार बोला जाता था। खास बात थी दोस्तों इनके पास
रेवेन्यू पावर भी थी, इनके पास मिलिट्री पावर भी थी। यानी कि रेवेन्यू पावर इनको दीवानी दी गई थी उस इलाके की, मिलिट्री पावर इनको फौजदारी दी गई थी उस इलाके की। उस इलाके में रेवेन्यू का कलेक्शन भी यही करेंगे, उस इलाके में जो मिलिट्री है उसको भी ओवरसी यही करेंगे, जिसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर मिल गई। देखिए, टैक्स कलेक्ट करने की ताकत आपकी हो गई, सेना आपकी हो गई, तो जब ये दो चीजें दोस्तों आपकी हो गई तो जगह तो आपकी हो गई। अच्छा, पहले भी ऐसा होता था, बट पहले क्या होता था कि जो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप बैठती थी, अकबर जैसे जो लीडर्स थे ये बहुत तगड़ा ओवर रूल रखते थे, ऊपर से हमेशा आंसरेबल रखते थे अपने ये गवर्नर्स को। तो गवर्नर्स अपनी जगहों पे तो राजा थे, बट इन गवर्नर को अकबर को जवाब देना पड़ता था। बाद में क्या हुआ कि जैसे ही औरंगजेब मरेगा, जो बाद के रूलर्स आएंगे वो उतने एफिशिएंट नहीं होंगे, जिनके चलते जो मनसबदार हैं, ये जो सूबादार से गवर्नर थे, ये ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ये गवर्नर अपनी ताकत को कंसोलिडेट करेंगे। तो शुरू शुरू में ये पैसा बेचते थे सेंट्रलाइज लीडरशिप को, अब वो पैसा आना बंद हो जाएगा। जो मुगल एम्पायर्स हैं वो अपनी ही कोर्ट पॉलिटिक्स में लगे होंगे, वहां पे अलग ही कोर्ट पॉलिटिक्स चल रही होगी, तो उनका ध्यान ही नहीं जाएगा कि कहां से पैसा आया, कहां से पैसा नहीं आया। फिर जगह जगह पे इंडिया में पीजेंट्स और जमींदारी रिबेलियन शुरू हो जाएंगे। नॉर्दर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में टैक्सेस बढ़ते ही जा रहे थे, उन टैक्सेस को देने का पैसा नहीं था पीजेंट्स के पास, पीजेंट्स के लिए कुछ कर नहीं रहे थे राजा महाराजा, वो अपनी ही लड़ाई में लगे हुए थे, तो ये पीजेंट्स रिवॉल्ट कर देंगे। कई जगहों पे जो छोटे लेवल पे पावरफुल रूलर्स थे, शिफ्टेंस थे, वो अपनी ताकत को कंसोलिडेट करेंगे, और मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट जो रेबेलियन होते थे ना, जगह जगहों पे रेबेलियंस बढ़ जाएंगे। और इन रेबेलियंस के चलते कुछ ग्रुप्स होंगे कुछ जगहों पे जो अपनी ताकत को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लेंगे, इतने ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज अंदर ले लेंगे कि वो वर्चुअली उस इलाके में अपने ही राजा बन जाएंगे, मुगल अथॉरिटी से वो अपना पल्ला तोड़ देंगे। इनफैक्ट इस तरीके के रेबेलियन औरंगजेब के एंड ईयर्स में ही देखने को मिलने लगे थे। 1690-1695 के बाद ही ये रेबेलियंस देखने को मिलने लगे थे। औरंगजेब एक एफिशिएंट रूलर था, तो ऑब्वियस बात है, एक स्ट्रांग रूलर था, उसने इन रेबेलियंस को कंट्रोल किया, बट एक टाइम के बाद वो भी नहीं कर पाया और 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। और बहुत सारी जगहें प्रोविंशियल गवर्नर्स, लोकल चीफटेन्स और दूसरों ग्रुप के हाथ में वो ताकतें चली गई। यहां पे देखिए इस नोट में आपको क्या निकाल नजर आ रहा है, रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स। क्या बताया जा रहा है, ये भाई मुगल अंपायर की फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के बारे में बता रहा है। एक ऑथर ने लिखा है कि अलग अलग जगहों पे देखिए मुगल के एजेंट्स डिप्लॉयड थे। उन एजेंट्स का काम क्या था कि वहां पे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी उससे टैक्स इकट्ठा करना। पर एक समय ऐसा आ गया, लोकल लेवल पे इतने ज्यादा रिबोलियन, इतने ज्यादा रिवॉल्ट्स, पीजेंट्स इतना ज्यादा गुस्सा हो गया सेंट्रल अथॉरिटी से कि उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम आपको कोई भी टैक्स प्रोड्यूस नहीं देंगे। और उनके जो लोकल लीडर्स थे, लोकल चीफटेन्स थे, उनका उनको सपोर्ट था। तो जो मुगल के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स डिप्लॉयड थे ना ग्राउंड में, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट वो अपने आप को सस्टेन करने के लिए इन पीजेंट से फसल और पैसे मांग रहे थे। एक ये भी टाइम आ गया। और मुगल की जो सेंट्रलाइज लीडरशिप थी उसके अंदर तो कोई ताकत वैसे ही नहीं बची थी, वो तो वैसे ही वहां पे कहते हैं ना कि शराब पी के धुत पड़ी थी, कोर्ट पॉलिटिक्स चल रही थी, तो इस तरीके की बातें थी। फिर इस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में ही एक बवाल हो गया। बवाल क्या हो गया कि भाई ईरान का रूलर था नादिर शाह, वो दिल्ली की सिटी को बर्बाद करके चला गया 1739 में। अपने साथ वो वेल्थ तो लेके गया ही, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जानो माल का। उसके बाद केवल नादिर शाह ही नहीं, नादिर शाह तो 1739 में आया था, इसने तगड़ा बवाल मचाया था। उसके बाद उसी की आर्मी का एक सोल्जर, अफगान रूलर था ये भी, अहमद शाह अब्दाली, इसने इंडिया में 5 बार अटैक किया 1748 से 1761 तक। और 1761 में क्या हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पे देखिए एक अकाउंट दे रखा है, ये एक पोर्ट्रेट है नादिर शाह की। नादिर शाह ने दिल्ली को अटैक किया। जब दिल्ली को अटैक किया तो किस तरीके का नुकसान पहुंचा है यहाँ पे बताया रखा है। 60 लाख रुपए ले गया वो, हजारों गोल्ड कॉइन्स ले गया वो, 1 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड वेयर ले गया, 50 करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेल्स ले गया, जो कि वन ऑफ द बेस्ट थे वर्ल्ड में, और शाहजहां का पिकॉक थ्रोन भी ले गया ये। और यहाँ पे दिल्ली के रूलर्स के बारे में क्या लिखा है देखिए, जो राजा हुआ करते थे अब उनकी हालत बहुत खराब है, ठीक है, उनको पानी तक नहीं नसीब हो रहा है पीने के लिए, अपने मजे से खींच के उनको बाहर निकाल के जमीन पे फेंक दिया गया है, भिखारी बना के रखा गया है उनको। जो स्टाइलिश क्लॉथ्स पहन के घूमते थे वो अब नेकेड घूम रहे हैं। लोगों के पास घर नहीं है, सड़कों पे आ रहे हैं। न्यू सिटी थी ना शाहजहानाबाद की, भाई बर्बाद करके रख दिया इसको नादिर शाह ने, पूरी की पूरी सिटी बर्बाद करके रख दी। ये सब क्रूअल रूलर्स थे, इनको लोगों, इनके अंदर ह्यूमन इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं थी। लूटा भी, सबको मारा भी। जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री बहुत क्रूअल है, हिस्ट्री में ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है, मारना पीटना काटना कोई वैल्यू नहीं रखता था उस टाइम पे। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, इसके बाद
मुगल एम्पायर पे चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा था। जो इनके डिफरेंट ग्रुप ऑफ नॉबल्स थे, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे थे, तो आपस में ऑब्वियसली ये वीक हो गए थे। तो जो मुगल कोर्ट था, खासकर औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ये मुगल कोर्ट दो भागों में बंट गया था। नॉबल्स दो डिसेंट के थे, एक तो ईरानी नॉबल्स थे, दूसरे तुरानी नॉबल्स थे। तुरानी नॉबल जो कि टर्किश डिसेंट के थे, और ये नॉबल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, जो कि दिमाग वाले थे, और जो मुगल एम्परर्स थे वो इनके हाथ में बन गए पपेट्स। तो ये नॉबल्स अपने हिसाब से इन एम्परर्स को घुमाते फिराते थे। तो आप देखोगे कि दो मुगल एम्परर्स को उनके नॉबल ने मार दिया। फरुखसियर 1717 टू 1719, इसी ने वो फरमान दिए थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फरुखसियर को डायरेक्शंस कौन देते थे? तो फरुखसियर को डायरेक्शंस देते थे दो ब्रदर्स, जिनका नाम था सैयद ब्रदर्स। और जब सैयद ब्रदर्स की बात मानना बंद किया फरुखसियर ने, तो सैयद ब्रदर्स ने भाई बहुत क्रुएलिटी से मारा फरुखसियर को। फिर आलमगीर टू को भी इसके एक नॉबल इमाद उल मुल्क ने मारा। आगे देखते हैं, अहमद शाह और शाह आलम टू, इसको भी ब्लाइंड किया इनके नॉबल्स ने। तो मुगल एम्परर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सही बात तो ये थी कि इनके अंदर काबिलियत ही नहीं थी मुगल एम्परर बनने की। ठीक है, ऐसे एम्परर से तो एम्परर ना हो बेटर है। फिर आगे देखते हैं भाई, नए स्टेट्स की इमरजेंस की यहां पे बात करेंगे। अब आप देखोगे मुगल एम्परर्स हो गए कमजोर। अच्छा, ऐसा नहीं था कि इन मुगल एम्परर्स के कोर्ट में इस तरीके के लोग नहीं थे, नॉबल्स नहीं थे जो सेंट्रलाइज लीडरशिप अच्छी तरीके से कर सके। बहुत अच्छे अच्छे नॉबल्स थे, बट वो बहुत अच्छे अच्छे नॉबल्स कोर्ट पॉलिटिक्स के चक्कर में कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि कोर्ट में पॉलिटिक्स एक लेवल से ज्यादा हो चुकी थी। जो एम्परर्स थे वो बहुत हैफाजर्ड वे में एक्ट कर रहे थे, कभी किसी की बात सुन रहे थे, कभी किसी की बात सुन रहे थे। जब आप इतने बड़े लीडर होते तो आप जो बोलो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, बाकी अगल बगल आपके कुछ बोल रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही एक स्ट्रांग लीडर की वो चीज होती है। तो एक स्ट्रांग लीडर का काम क्या है कि सबकी बातों को सुनो और एक डिसीजन बताओ जो कि सबके लिए सही हो, और सब उस डिसीजन को माने। मुगल एम्प्रेस जो बोलते थे कोई मानता नहीं था, ये बोलते ही वही थे जो बाकी इनको बताते थे बोलने को, नॉबल्स। फिर आप देखोगे कि मुगल एम्पर टाइम पे जब कोर्ट में पॉलिटिक्स चलेगी तो बड़े बड़े प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे, सूबादार थे, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स में कुछ बड़े बड़े जमींदारों ने अपना कब्जा कर लिया था। ये लोग बहुत ताकतवर होने लगे और धीरे धीरे मुगल अंपायर छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स में टूटने लगा। ये जो रीजनल स्टेट्स टूटने लगे ये तीन भागों में डिवाइडेड थे। एक वो स्टेट्स थे जो मुगल प्रोविंसेस हुआ करते थे एक टाइम पे, बहुत ही अमीर राज, बहुत बड़े राज सीधे मुगल कंट्रोल के अंदर में थे, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो ये अवध, बंगाल और हैदराबाद में भी इंडिपेंडेंट रूलर आए। इनमें जो रूलर आए वो मुगल कोर्ट के ही नोबल्स थे। उनको लगा कि भाई मुगल कोर्ट में कुछ नहीं चल रहा है, अपने अपने इलाके में चलते हैं, राज करते हैं। ये बहुत पावरफुल थे, बहुत इंडिपेंडेंट थे, लेकिन इन्होंने अपने फॉर्मल टाइज को नहीं तोड़ा मुगल एम्परर के साथ। यानी बंगाल के नवाब ने, अवध के नवाब में, हैदराबाद के नवाब ने बोला कि भाई राजा अभी भी मुगल एम्परर हैं, हम राजा के बिहाफ पे रूल कर रहे हैं। बट ये अपनी रूलिंग में इंडिपेंडेंट थे और समय समय पे ये लोग कुछ पैसा भी भेजते रहते थे मुगल एम्परर के बाद। तो इन्होंने फॉर्मली अपनी टाइज को मुगल एम्परर से नहीं तोड़ा। वहीं पे पहले से कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनको वतन जागीर का दर्जा मिला था। वतन जागीर क्या होता है? जैसे ज्यादातर ये जो राजपूत प्रिंसिपैलिटीज होती है कि भाई राजपूत प्रिंसिपैलिटी अटैक किया अकबर ने, वो राजपूत प्रिंसिपैलिटी पता चला कि भाई हम अकबर से जीत नहीं पाएंगे, तो राजपूत के किंग ने अपने हथियार डाल दिए। अकबर ने उससे बोला कि ठीक है, हम आपका राज आपको देते हैं, आपका राज अकबर के राज के अंदर माना जाएगा, मुगल के राज के अंदर माना जाएगा, लेकिन आप अपने इलाके में अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद करोगे, हम आपके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियर नहीं करेंगे। तो इनको दे दी गई वतन जागीर। मतलब आप हो मुगल सल्तनत के अंदर, मुगल परचम के अंदर, बट आप अंदर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आपका पूरा है, आपके पास इंडिपेंडेंस है, अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोनॉमी है। इस तरीके के स्टेट्स थे। तो जब सेंट्रलाइज लीडरशिप कंट्रोल हुई तो इस तरीके के स्टेट्स भी लिटरली इंडिपेंडेंट हो गए। इसमें राजपूत म्युनिसिपैलिटीज थी। फिर तीसरा ग्रुप था दोस्तों जो कि लगातार मुगलों से लड़ रहा था। इसमें आते हैं आपके मराठा, सिख और जाट्स। तो ये जाट्स, एक रूलर है जाट के बहुत बड़े, सूरजमल, ये दिल्ली के आसपास का इलाका बहुत सारा जाट्स के कब्जे में था। सिखों की बात करें तो लाहौर, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिखों के अंदर था। मराठास डेक्कन में बहुत बड़े हिस्से में रूल में थे। बाद में देखेंगे कि मराठा का अंपायर बहुत बड़ा होगा दोस्तों 1761 आते आते, बट अभी के लिए देख लेते हैं कि उनका मेन जो कोर एरिया कौन सा था। तो महाराष्ट्र का जो डेक्कन का इलाका था पुणे के आसपास का, वो पूरा महाराष्ट्र मराठास के कंट्रोल में था। तो ये तीन ग्रुप्स थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे दोस्तों, इनमें अवध, बंगाल और हैदराबाद वाली प्रोविंसेस आती हैं। ये तीन बड़ी बड़ी प्रोविंसेस थी, बहुत बड़ी प्रोविंसेस थी, बहुत अमीर प्रोविंसेस थी, सीधे सीधे मुगल कंट्रोल के अंदर में थी। ऑब्वियसली बात, यहाँ पे गवर्नर्स अपॉइंटेड थे।
अवध, बंगाल, हैदराबाद, तीनों में। ये जो तीनों जगहों के गवर्नर थे, ये हाई मुगल नोबिलिटी थे, मुगल कोर्ट में इनका बहुत सम्मान था। तो आप देखेंगे अवध के गवर्नर थे सदात खान, बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है इनको। बंगाल के गवर्नर थे मुर्शीद कुली खान, एक्चुअली ये गवर्नर नहीं थे, बाद में इन्होंने पूरी ताकत को अपने अंदर कंसंट्रेट कर लिया। और फिर हैदराबाद के थे असफ शाह, जिसको बोलते हैं नवाब उल मुल्क असफ शाह। तीनों की मनसबदारी पोजीशंस बहुत थी मुगल कोर्ट में, तीनों के पास हाई मनसबदार की रैंक थी, जैसे कि मुर्शीद कुली खान और असफ शाह के पास 7,000 जाट की रैंक थी, 7,000 की मनसबदारी थी। सदत खान के पास 6,000 की मनसबदारी थी। अब हम बात करते हैं हैदराबाद की। ये निजाम उल मुल्क असफ शाह, ही वाज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। बहुत हद तक इन्होंने कोशिश की कि सेंट्रल मुगल कोर्ट के रूल को अच्छा किया जाए, सेंट्रलाइज लीडरशिप का सही से इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसा नहीं था कि काबिल नोबिलिटी नहीं थी मुगल के पास, बट उनके कोर्ट में इतनी ज्यादा चालें वगैरह चली जा रही थी। मुगल एम्परर थे वो स्टेबल नहीं थे उस समय के मुगल एम्परर ये नहीं समझ पाए कि कौन सही है हमारे राज के लिए और कौन गलत है। इसलिए बिल्कुल केओस हो गया मुगल कोर्ट में और निजाम उल मुल्क को लगा कि भाई अब मुझे मुगल कोर्ट को छोड़ देना चाहिए। हैदराबाद स्टेट के फाउंडर थे ये, 1724 से लेकर 1748 तक हैदराबाद में ये थे। वन ऑफ द पावरफुल मेंबर्स थे ये मुगल एम्परर के कोर्ट के, फर्रुखसियर के कोर्ट के, बट इनकी ज्यादा सैयद ब्रदर्स के साथ बनती नहीं थी। तो ऑब्वियसली बात है, फर्रुखसियर सैयद ब्रदर्स के हाथ में पपेट थे। तो निजाम उल मुल्क ने बोला कि भाई निकलते हैं यहाँ से। पहले निजाम उल मुल्क अवध के गवर्नर भी रह चुके थे, बाद में इनको डेक्कन का चार्ज दिया गया। और 1720 से 22 के टाइम पे जब एज अ मुगल गवर्नर ये डेक्कन में थे, तो इन्होंने अपना डेक्कन में तगड़ा कंट्रोल कर लिया था। हैदराबाद के आसपास का जो इलाका है, इसमें अच्छा खासा पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंट्रोल था इनका। फिर बाद में देखेंगे कि मुगल कोर्ट में भी आपकी इंट्रीग्स चल रही हैं 1720-1722 के लगभग, और डेक्कन में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो इनको ये समझ में आया कि अब मुझे अपने रूल को डेक्कन में लेके जाना चाहिए। तो ये डेक्कन चले गए, हैदराबाद के पास चले गए 1722 के लगभग, और वहां के एक्चुअल रूलर बन गए। जब ये डेक्कन में गए तो बहुत सारे काबिल सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी अपने साथ ले गया। अब इन सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। मुगल कोर्ट की हालत वैसे ही खराब थी, पैसे ठीक से मिल नहीं रहे थे, इनको समझ में नहीं आया करें क्या। तो असफ जाह ने इनके सामने एक ऑप्शन रखा कि आप मेरे सामने हैदराबाद चलो, हैदराबाद में अच्छी अपॉर्चुनिटीज, तो ये भी चले गए। तो इन्होंने जो इनकी प्रिंसिपैलिटी थी हैदराबाद की, असफ जाह ने वहां पे मनसबदार अपॉइंट करना शुरू किया, जागीर्स ग्रांट करी। ये रूल तो एज अ सर्वेंट ऑफ मुगल एम्पायर ही कर रहे थे, मतलब मुगल एम्पर के साथ, मुगल एम्पायर के साथ इन्होंने अपने टाइज को नहीं तोड़ा। समय समय पे ये मुगल एम्पर को अपनी डोनेशंस भी भेजते थे, पैसा भी भेजते थे, बट अपनी रूलिंग में सीधे सीधे इंडिपेंडेंट थे। किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं था दिल्ली से। कैसे होगा, दिल्ली वाले अपना ही काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो ऑलरेडी जो डिसीजन निजाम उल मुल्क असफ जाह अपने इलाके में लेते थे, वो डिसीजन जाते थे मुगल एम्पर के पास, मुगल एम्पर उन पे साइन कर देता था। लेकिन एक्चुअली अपने रूल में भी ये काफी परेशान रहे, हैदराबाद भी काफी परेशान रहे। आप देखेंगे हैदराबाद पे मराठास से वेस्ट की तरफ से टक्कर हो रही थी, अटैक हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक मैप दिखाया है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नजर आ रही है हैदराबाद की प्रिंसिपैलिटी कितनी बड़ी प्रिंसिपैलिटी है। और इसके ऑलमोस्ट वेस्ट से, या आप कह लीजिए नॉर्थ वेस्ट से, मराठास डायरेक्ट कंट्रोल इन पे अटैक कर रहे थे। सिर्फ मराठास ही नहीं, इनके तेलुगु वॉरियर्स थे बहुत सारे, उनकी भी इनके साथ लड़ाई हो रही थी। जैसे नायक थे, तो नायक्स भी इनके आसपास के इलाके में थे, इनके साथ भी इनकी लड़ाई हो रही थी। फिर निजाम उल मुल्क अशरफ शाह चाहते थे कि कोरोमंडल कोस्ट पे थोड़ा कब्जा जमाया जाए, बट कोरोमंडल कोस्ट पे भाई ब्रिटिशर्स बैठे थे, और ब्रिटिशर्स काफी ताकतवर थे, काफी एफिशिएंट थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। तो निजाम उल मुल्क असफ शाह कोरोमंडल कोस्ट पे अपना कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन जब तक निजाम उल मुल्क असफ जाह रहेंगे दोस्तों, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था अपने इलाके में बड़ा जबरदस्त था। इनकी टेरिटरी में भी ज्यादा लोग घुस नहीं पाए। देखा जाए अगर इनकी पर्सनल ट्रूप्स का, तो इनके पास 400 एलिफेंट्स थे, सेवरल थाउजेंड हॉर्समैन थे, उनको अच्छे खासे पैसे दिए जाते थे, वेल माउंटेड थे, वेल कैपेरिसेंट थे, उनके पास ठीक ठाक इक्विपमेंट्स थे। तो उन्होंने अपना राज काफी अच्छा कर रखा था, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। अगले एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं, बुरहान उल मुल्क सदत खान। भाई इनको अवध का सूबादार अपॉइंट किया गया 1722 में। अब देखिए 1720-1722 के समय पे ही ये जितने भी काबिल लोग थे, ये सब निकल के अपने अपने इलाके में चले गए। तो भाई असफ जाह चले गए हैदराबाद में, और ये अवध के जो नवाब थे सदत खान, ये चले गए भाई अवध में। अवध एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था मुगल एम्पायर में, बहुत इंपॉर्टेंट सूबा था। क्यों? क्योंकि अवध पहली बात तो रास्ता था बंगाल जाने का, तो बंगाल और बाकी के इंडिया में अगर कोई ट्रेड होगा तो वो अवध के थ्रू होके निकलेगा। प्लस अवध एक बहुत रिच प्रोविंस था, रिच गैंगेटिक एलोवियल प्लेन्स यहाँ पे पड़ते थे, बहुत सारी खेती होती थी यहाँ पे। तो एक फर्टाइल रीजन था, एक बहुत रिच रीजन था, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे था। तो ऑब्वियसली बात है ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बुरहान मुल्क की खास बात ये थी कि दीवानी भी इनके पास थी,
सूबादारी भी इनके पास थी, फौजदारी भी इनके पास थी, रेवेन्यू कलेक्शन की ताकत भी इनके पास थी, गवर्नर भी थे ये अपनी प्रोविंस की, और मिलिट्री ताकत भी इनके पास थी। तो जब तीनों ही चीजें आपके पास आ गई, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, मिलिट्री, तो आप ही राजा हो गए वहां पे। अब भले ही आपने मुगल एम्पायर से फॉर्मली अपने रिलेशंस को नहीं तोड़ा, बट राजा आप ही हो। और धीरे धीरे करके जब ये अपनी जगह पर राज करना शुरू करेंगे तो मुगल इन्फ्लुएंस को कम करेंगे अवध रीजन में। कैसे करेंगे? जागीरदारी को ये कम करेंगे दोस्तों। अभी बताता हूं ये क्या चीज है। जागीर को कम करेंगे। जागीर क्या होती थी? देखिए मुगल्स करते क्या थे, मुगल जागीरों को अलॉट कर देते थे अपने, कह सकते हैं कि नोबिलिटी के बीच में। होता क्या था, अकबर क्या करता था, मैं आपको बस एक बेसिक पॉइंट देता हूं। जो नॉबल्स थे इनको वो जागीर अलॉट करता था। जागीर में होता क्या था कि भाई ये जागीर आपकी है, आप इस जागीर में जाके अपने सोल्जर्स को मेंटेन करिए, उनसे उनको सैलरी देने के लिए आप टैक्स उठाइए अपने इलाके से, और कुछ रेवेन्यू आप सेंट्रल ट्रेजरी में भेजिए। तो मुगल रूल का, सेंट्रलाइज मुगल रूल का ये बेस रहा था कि जागीर दी जाती थी अलग अलग ऑफिशियल्स को। ये जागीर किसको दी जाती थी? ऑफिशियल्स को दी जाती थी मुगल एम्पायर। बुरहान उल मुल्क क्या करेगा कि जागीर देना बंद करेगा और इनकी जगहों पे वो अपने लॉयल सर्वेंट्स को बैठाएगा। मुगलों ने जो जागीरदारी बांटी थी वो जागीरदारी अब बुरहान उल मुल्क कम करेगा। फिर इन जागीरदारों के जो अकाउंट थे उनको ठीक से चेक किया जाएगा, किसी भी तरीके की चीटिंग को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। चीटिंग तो देखिए होती थी, सभी पैसे कमाना चाहते थे। इसने क्या किया, बहुत सारी राजपूत जमींदारियों पे भी कब्जा किया, और रोहिलखंड में अफगान सेटल थे जिनके पास एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड थे बहुत सारे, उनसे वो लैंड छीने। ये जो रोहिलखंड के अफगान थे ना, इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में अहमद शाह अब्दाली की मदद की थी, ना कि मराठास की। ये बस एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे एक नए तरीके का सिस्टम बनना शुरू होगा दोस्तों। अब जो स्टेट होगा वो लोकल बैंकर्स पे डिपेंड होगा, महाजन पे डिपेंड होगा। ये लोग क्या करेंगे कि द राइट टू कलेक्ट टैक्स को हाईएस्ट बिडर्स को देंगे, यानी ऑक्शन करेंगे, और उस ऑक्शन के थ्रू कुछ रेवेन्यू फार्मर्स, कुछ इजारादार ढूंढे जाएंगे। वो इजारादार बोलेंगे कि हम स्टेट को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देंगे, और अगर वो स्टेट को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ना दे पाए तो उसकी गारंटी लेंगे लोकल बैंकर्स। तो यहाँ पे लोकल जो बैंकर्स हैं वो एक तरीके के इंश्योरेंस एजेंट की तरह काम करेंगे, और ये जो रेवेन्यू फार्मर्स हैं इनको असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में ठीक ठाक ताकत दी जाएगी। मुझे पता चल रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, अब सुनिए, अब आपको सब समझ में आएगा। इन लोगों के आने से पहले ये जो नोबिलिटी थी, जो मैं आपको बता रहा हूं, असफ जाह की बात कर रहा हूं, मुर्शिद कुली खान की बात कर रहा हूं, सदत खान की बात कर रहा हूं, इनके आने से पहले जागीरदारी सिस्टम था। जागीरदारी सिस्टम क्या था कि जो ऑफिशियल्स थे आपके मुगल अंपायर के, उनको जागीर दे दी जाती थी। उस जागीर में बड़ा सा इलाका होता था, उस इलाके में वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, थोड़ा हिस्सा मुगल लीडरशिप को भेजेंगे। जागीरदारी को इन लोगों ने खत्म करना शुरू किया और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इजारादारी। इजारादारी क्या होती है कि एक इलाके में पहले बिडिंग की जाएगी, ऑप्शन किया जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू दे सकता है। जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको इजारादारी दी जाएगी, और उससे बोला जाएगा कि आप इतना पैसा स्टेट को दोगे। और उसी समय पे स्टेट एक और बैंकर के साथ, इसको बैंकर बोल लीजिए, मनी लेंडर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बैंकर मनी लेंडर के साथ ये पैक्ट करेगा कि मान लीजिए ये इजारादारी, ये जो इजारादारी लेने वाला आदमी था जिसको स्टेट को पैसा देना, अगर ये पैसा नहीं दे पाया तो उस केस में बैंकर स्टेट को पैसा देगा। तो यहां पे स्टेट क्या करने की कोशिश कर रहा है, स्टेट अपनी दो सोर्स ऑफ इनकम बना रहा है कि अगर इस इजारेदारी ने पैसे नहीं दिया तो बैंक पैसा दे देगा, और ऑब्वियसली बात है ये इंश्योरेंस है तो उसके लिए बैंकर को भी कुछ पैसा मिलेगा। मान लीजिए अगर ये इजारेदारी, ये जो मनी लेंडर है, ये अपना पैसा देने में फेल हो जाता है तो उस केस में इस इजारेदारी के लैंड को एक बड़े जमींदार को बेच दिया जाएगा, उससे पैसा लिया जाएगा, कुछ कमीशन ये बैंकर मर्चेंट अपना रख लेंगे और बाकी पैसा स्टेट को दे दिया जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो जागीरदारी हटा दी गई, दो सिस्टम्स लेके गए गए, एक इजारेदारी, लोग ऑप्शन करेंगे, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको इजारेदारी दी जाएगी। जब इजारेदारी दी जाएगी तो उनको पूरी आजादी दे दी जाएगी कि आप किसी भी तरीके से टैक्स कलेक्ट करो, हमें मतलब नहीं। तो ये लोग मारेंगे पीटेंगे फार्मर्स को टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और मान लीजिए पूरा टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाए तो उस केस में ये जो पैसा नहीं दे पाएंगे वो पैसा ये बैंकर्स और मनी लेंडर्स भरेंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम बन गया। तो अब आप देखोगे कि बैंकर्स और मनी लेंडर्स इनके राज में बहुत ज्यादा इंफ्लुएंशियल होने लगेंगे। यहां से बैंकर्स और मनी लेंडर इस सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी एंट्री होगी। बंगाल में भी देखते हैं दोस्तों, बंगाल में मुगल कंट्रोल के बाहर निकल गया, मुर्शिद कुली खान आ गए। मुर्शिद कुली खान पहले नायब थे, डेप्यूटी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस थे। धीरे धीरे ये अपने आप को सूबादार, देखिए वैसे ये फॉर्मल सूबादार नहीं थे, बस धीरे धीरे इन्होंने पूरी ताकत को अपने हाथ में कंसंट्रेट किया और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ अपने हाथ में लेके आए।
जो मुगल के जागीरदार थे बंगाल में, उनको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया उड़ीसा में, और बंगाल के रेवेन्यू का प्रॉपर रीअसेसमेंट कराया, रेवेन्यू को कैश में कलेक्ट किया गया, और यहां पे भी बैंकर और मनी लेंडर का रोल आया, यानी इजारेदारी सिस्टम यहां पे भी आया, बैंकर मनी लेंडर यहां पे भी आया। तो आप समझ रहे हैं ना, जागीरदारी हटी, इजारेदारी आई यहां पे, ये बात समझिएगा। और मान लीजिए कि कोई इजारादार, कोई रेवेन्यू फार्मर अगर अपना पैसा नहीं दे पाता है दोस्तों, कोई जमींदार अगर अपना पैसा नहीं दे पाता है, जो भी उसको लैंड दिया गया है, ठीक है, कई जगहों पे इनको रेवेन्यू फार्मर्स बोलते थे, कई जगहों पे इनको जमींदार बोलते थे। तो मान लीजिए कोई जमींदार है, कोई रेवेन्यू फार्मर है, जितना उसने पैसा प्रॉमिस किया है कि वो बंगाल के स्टेट को देगा, अगर मान लीजिए वो नहीं दे पाता है, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो इन बैंकर्स और मनी लेंडर्स में भारी ब्याज पे पैसा उठा सकता है। तो बैंकर मनी लेंडर कैसे कमाएंगे, ये आपको समझ में आ रहा है। मान लीजिए जमींदार पैसा दे ही नहीं पाया, तो ये अपना लैंड बड़े जमींदारों को भेज देगा, और उस जमींदार पैसा दे देंगे आपका बैंकर्स को, मनी लेंडर को, ये बैंकर मनी लेंडर जाके स्टेट को पैसा दे देंगे। तो अब आप देख रहे हो कि इन जगहों पे दोस्तों बैंकर्स और मनी लेंडर्स की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो बढ़ती जाएगी, और सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, स्टेट और बैंकर के बीच का जो कनेक्शन है वो और स्ट्रांग होता जाएगा। ये हो रहा है यहां पे। बैंकिंग बहुत स्ट्रांग हो रही थी। अली वर्दी खान के रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंकिंग हाउस उभरा, जिसके लीडर थे जगत सेठ। जगत सेठ का ये बैंकिंग हाउस था, इसका भाई लीडिंग, आप कह सकते हैं कि जो रूलर्स थे उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे, अली वर्दी खान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो अब आपको यहां पे समझ में आ रहा है दोस्तों कि इन तीनों जगहों पे जागीरदारी सिस्टम को धीरे धीरे खत्म किया गया और इजारादारी सिस्टम को यहां पे लेके आया गया, बैंकर्स और मर्चेंट स्ट्रांग होते गए। ऐसा हुआ क्यों? देखिए दोस्तों, सीधी बात है, ये जागीरदारी सिस्टम ही तो थी कि ये जो गवर्नर थे इतने स्ट्रांग हो रहे थे। इन गवर्नर्स को, ये जो आपके निजाम उल मुल्क असफजाह थे, सदत खान थे, मुर्शीद कुली खान थे, ये जागीरदारी तो थी इनके पास। तो इनको पता चला कि हमारे पास जागीरदारी थी, हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, अब अपने राज में हम ही जागीरदारी करने लगेंगे, तो हमारे राज के अंदर जो लोग हैं वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। जागीरदारी खत्म करो, इजारेदारी लेके आओ। इजारेदारी में जो पैसा जब तक देगा तब तक उसको टैक्स कलेक्शन के राइट्स है, जैसे वो पैसा नहीं देगा उसका लैंड किसी और को दे देंगे, और मेरे पैसे पक्के हैं, क्योंकि रिच बैंकर्स और मर्चेंट्स मुझे पैसे देंगे, वो अपना कमाएंगे। तो आप कह सकते हैं ना कि स्टेट की एक बैंकिंग प्रथा के साथ एक रिलेशन बना, बैंकिंग सेक्टर यहां पे स्ट्रांग होना शुरू हुआ, मनी लेंडर्स यहां पे स्ट्रांग होने शुरू किए। बाद में देखेंगे कि यही मनी लेंडर्स ब्रिटिशर्स के टाइम पे छोटे छोटे गरीब किसानों को पैसा देंगे और उनसे भारी ब्याज से पैसा देंगे, उनको एक डेब्ट ट्रैप में फंसा देंगे, और वो डेब्ट ट्रैप आज तक हमारे रूरल एरियाज में चल रहा है दोस्तों। तो ये चीज हमने देखी दोस्तों। यहाँ पे मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है। अगली वीडियो में हम बाकी चैप्टर खत्म करेंगे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हो। पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और प्लीज लाइक कर दीजिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।